नमस्ते। शुभ संध्या। अब संध्या से ऊपर हो चुका है और हमारे इसमें स्टूडियो में जुड़े सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम और स्वागत वंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं जो बहुत ही संवेदनशील और ज़रूरी विषय है, तो हम थोड़ा सा पहले परिचय आप सबका दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे श्रोतागण भी जुड़ने वाले हैं या जुड़ रहे होंगे या जुड़ेंगे। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ श्रोतागण का। तो आप मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा निकाल लूँ। जुड़ना था सोनिया जी को भी, लेकिन सोनिया जी नहीं जुड़ पाई हैं क्योंकि किसी विशेष कारण से वो व्यस्त हैं। तो अगर आ गई तो आ जाएंगी, नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं। हमारे साथ 3 विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। कानूनी सलाहकार आप देख रहे हैं, हमारे ठीक बगल में आदरणीय अनिमेश शर्मा आतिश जी बैठे हुए हैं। आतिश जी, आप अधिवक्ता हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पदगामिनी के मंच पर। और आप अधिवक्ता भी हैं, कानूनविद तो हैं ही हैं, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक भी हैं, और इससे अच्छी बात है कि आप संगीत और साहित्य में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं, जानकार हैं। आपके नीचे आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं। ऐसा कोई नहीं कि आपको नहीं जानता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको पदगामिनी परिवार की ओर से, मेरी ओर से आज की चर्चा में। और आप लोग देख रहे हैं कि आप एक ब्रांड हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपका परिचय दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा तो दूंगी कि श्रुति जी नहीं जानती होंगी तो बताना जरूरी है। बहुत से ऐसे हमारे श्रोता भी होंगे जिनको कि नहीं पता होगा, तो बताना भी जरूरी है। आप एक ऐसे साहित्यकार हैं जो देश विदेश में आते जाते रहते हैं, विदेशों तक आपकी चर्चा है। आप वेनेजुएला में विश्व कविता महोत्सव में भारत की तरफ से एकमात्र कवि थे जो शामिल हुए थे। आपने 1 दर्जन देशी विदेशी भाषाओं की कविताओं का अनुवाद भी किया है। मैंने नहीं किया है, मेरी कविताओं का अनुवाद हुआ है। आपकी कविताओं का अनुवाद हुआ है, गलती हुई, सॉरी। और देश विदेश से आपको दर्जनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। 7 विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी और परीक्षक के रूप में आप संबद्ध हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आप लेखन भी करते हैं। देश विदेशों में सेमिनारों में वक्ता भी हैं, आप वक्ता के रूप में जाते हैं। आप 15 वर्षों से IAS IPS अफसरों के साक्षात्कार बोर्ड में संकल्प संस्था के लिए एक मीडिया कर्मी के रूप में भी सेमिनार में भी आपकी भागीदारी रहती है। स्वागत है सर आपका। और बहुत ज्यादा अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर आधा घंटा निकल जाएगा आपके सम्मानों की चर्चा करने में। तो ये शॉर्ट मैंने इतना बता दिया। अब आपके बगल में यानी मेरे नीचे श्रुति नागवंशी जी हैं, वाराणसी से हैं। आप एक समाज कर्मी हैं, आप एक सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती हैं। आप महिला एवं बाल अधिकारों के मुद्दे पर पिछले 25 वर्षों से अपनी संस्था जन मित्र न्यास और मानवाधिकार जन निगरानी समिति के जरिए काम कर रही हैं। हाशिए पर पड़ी दलित और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके अथक वकालत के लिए कर्मवीर स्वर्ण पुरस्कार, चक्र पुरस्कार भी प्राप्त है आपको। 2016 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD और फेसबुक द्वारा संयुक्त रूप से न्याय तक पहुंच, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार की श्रेणी में भारत की शीर्ष 100 महिलाओं में अचीवर्स के रूप में आप सम्मानित हैं। बहुत बहुत स्वागत है रुचि जी। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा में कुछ तो हम संदेश या कुछ फ्रूटफुल यूं कह ली संदेशप्रद कुछ बात होगी। हालांकि जो चीज सरकार से मान्यता प्राप्त हो उसे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बात करना हमारा फर्ज है। हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को जो काम करते हैं उनके लिए बात करना जरूरी है। हमारे पटल के उस पार गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़ गए हैं और
कवि प्रवीण रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। आप सब लोग समय से आ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी जुड़ेंगे आपका फिर से स्वागत मैं करूंगी। मैं गणेश प्रसाद जी से निवेदन करूंगी कि मैं शायद आज शेयर ना कर पाऊं, तो आप बेहतर होगा कि शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ पाएंगे। क्योंकि सोनिया जी होती हैं तो मैं फ्री हो जाती हूँ शेयर करने के लिए। सोनिया जी नहीं, आज किन्हीं कारणों से वो व्यस्त हो गई हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो कवि विजय कुमार उपाध्याय जी का स्वागत है। तो मैं अब इस बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आज का विषय है लिव इन रिश्ते, मानवीय संबंधों के नए आयाम, बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय है, समाज के लिए बहुत ही जरूरी विषय है जिस पर हमें बात करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लिव इन रिश्तों में ये जो मानवीय संबंधों के लिए जो आयाम है, आयाम मुझे जो लगता है कि इन आयामों में पार्टनर्स की स्वतंत्रता, समानता, बराबर की साझेदारी, व्यक्तिगत आजादी, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्ति, शायद इन्हीं रिश्तों के कारण आज के बच्चों में रुझान पैदा होता है। और इस रुझान के चलते वो ये रिश्ते बनाते हैं। हालांकि ये जो लिव इन रिलेशन है ये विदेशों में तो आम बात है, भारत में कितना आम है और कितना नहीं इस पर हम चर्चा करेंगे। और लेकिन हाँ, आज कितने सवाल हैं, कितने बवाल हैं, कितनी चुनौतियां हैं, इस पर हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी बुलाना, सबसे पहले मैं क्यों ना हमारे देश के जो कानूनविद हैं आदरणीय निमेश शर्मा जी, इसके कानूनी पहलू पर हम चर्चा कर ले पहले, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे मिला था, अब थोड़ा तो स्टडी करना ही पड़ता, थोड़ा पता भी रहता है, थोड़ा करना पड़ता है। तो लिव इन रिश्तों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। दोनों पार्टनर्स के बीच कानूनी अधिकार और दायित्वों को लेकर के सवाल फिर भी उठते हैं और इन्हीं सवालों पर हमें चर्चा करनी है। तो सर, आप इस विषय पर अपने कानूनी दृष्टिकोण से या कानूनी अधिकार के क्षेत्र में कितना आता है कानून की तरफ से, आप प्लीज इस बारे में हमारी जनता को, श्रोता को बताएं और समझाएं कि किस हद तक ये कानूनी व्यवस्था जो दी गई है कितनी लाभदायक है, हानिकारक है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये इसके बारे में अपना प्लीज स्वागत है आपका। आप आइए और इसके बारे में अपनी बात कहें। और सभी से निवेदन है कि हम माइक ऑफ कर लेंगे जब एक कोई बोले तो। मंजुला जी, मैं आपको शुरू में ही ये स्पष्ट कर दूं कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग से कोई कानून हमारे यहाँ है नहीं, कोई एनेक्टमेंट नहीं है। लेकिन बाकी जितने कानून हैं उनके अंदर जो ये लिव इन रिलेशन की जो समस्याएं या सवाल, सर एक निवेदन है कि माइक थोड़ा पास कर लीजिए, अपना थोड़ा सा फोन पास कर लीजिए, मुझे लगता है दूर है इसलिए आवाज थोड़ी कम आ रही है, या आप पास आ जाएं। नहीं, मैं ऐसे ठीक है, अपने चलिए। लैपटॉप से जुड़ा हुआ हूँ और अब इसमें कहीं कोई बात होगी वो मैं नहीं जानता। नहीं, अच्छी आवाज, मुझे बहुत अच्छी आवाज मिल रही है आपकी। हाँ, कुछ ऐसी बात हो सकती है, कहीं आपको शायद नहीं मिल रही। आप कह रही थी कि वाजपेयी जी को कॉल करूंगी तो उनकी आवाज कम हो जाएगी, ऐसा ही कुछ ऐसा नहीं। तो इसके लिए कोई भी कानून अभी पारित नहीं है हमारे देश में, लेकिन बाकी जो कानून है उन्हीं के तहत अगर कोई समस्या आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका निदान किया है। इसमें आप चर्चा कीजिए और जहां जहां कानूनी बात आए वो सवाल आप मुझसे करते रहिए तो मैं आपको बताता चलूंगा। लिव इन रिलेशनशिप, दो मेजर लोग जब साथ साथ कोहैबिट करने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। और इसमें कहीं पर भी कुछ भी इलीगल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर चुका है, ये लीगल है। और एक सब्सटेंशियल टाइम के लिए अगर वो साथ रहते हैं तो समझ लीजिए कि उनको पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। शायद ये मैरिज एक्ट आने से पहले, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ जितने भी हैं वो हों, उनसे पहले भी जब शादियां होती थी तो उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या कोई दूसरे कानून उपलब्ध नहीं थे, तब भी लोग साथ रहते थे और उनको पति पत्नी का दर्जा
प्राप्त होता था, उसी के तहत ये इसमें जितने भी कानूनी पेचीदगी आती हैं उन सब का निपटारा उन्हीं कानूनों से होता है। अलग से अभी तक कोई कानून नहीं बना है। तो अब आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, जहां जहां आपको लगे कि इसमें कानूनी स्टेटस क्या है वो आप मुझसे इसका मशवरा कर सकते हैं। जरूर। उनके बच्चे भी लीगलाइज हैं, बच्चे भी इलीगल नहीं है। जब उनको पति पत्नी मान लिया जाता है तो उनके बच्चों को भी जायज माना जाता है, वो नाजायज नहीं कहे जाते। और उनको जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है सिर्फ उसकी कि जो उसके माँ और बाप हैं उसमें से उनको हिस्सा मांगने का पूरा हक भी दिया हुआ है, लेकिन अलग से नहीं, जो पहले से व्यवस्था है उसी के तहत ये सब निर्णय होते हैं। इसमें ये जानना जरूरी है कि दोनों बैचलर हों, कंवारे हों, अगर उनमें से कोई एक शादीशुदा है तो वो उसमें उनको पति पत्नी का स्टेटस कभी नहीं मिलेगा, वो अपराध ही रहेगा। ये कानूनी स्थिति मोटे तौर पर है। चर्चा को आगे बढ़ाइए, जहां भी कोई बात आती है आप मेरा इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। जरूर सर, लेकिन इसी बीच में मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि ठीक है, उन्हें मिलता अधिकार तो मिलता है, मैटरनल संपत्ति में अधिकार मिलता है, लेकिन जब वो क्या एज, ठीक है, बालिग होने पर इनको औचित्य है और या अधिकार प्राप्त है कि बालिग बच्चे रह सकते हैं एक साथ, लड़के लड़कियां, लेकिन ये फिर बीच में ये चीजें क्यों आती हैं कि मतलब दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो आप देख रहे हैं। अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है, कानून नहीं बने हैं, पहले के कानून के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं और लोगों का रुझान है, लेकिन ये जो हो रहा है सब कुछ दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, उसके लिए क्या कानून है? देखिए, दुर्घटनाएं तो जो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी होती है या किसी और भी सामाजिक व्यवस्था के शादी होती है, व्यवधान तो उसमें भी आते हैं, पर उनका जो निपटान है वो कैसे हो, सिर्फ सारी बात ये जो होती है वो इसकी होती है। अगर कानून इनको पति पत्नी मान लेता है तो पति पत्नी की तरह इनका हर समस्या का निपटान होता है। लेकिन जहां जहां अब आपका जो स्पेसिफिक सवाल है वो आप मुझसे पूछें, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये सामाजिक बातें हैं, समस्याएं आती रहती हैं, इसमें कानून का कोई हाथ नहीं है। इसमें एक मिनट अनवेश जी, तो इसमें जो है जैसे आपने भी ये जिक्र किया और वैसे भी होता है कि अगर वो एक बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो उनको पति पत्नी जैसा ही माना जाता है, लेकिन ये कोई समय सीमा क्या निर्धारित की गई कि वो समय सीमा क्या है? इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया वो सब्सटेंशियल टाइम, जी, उचित समय तक वो रहते हैं। उसको लंबा समय, ऐसा नहीं कि पूरी उम्र रहे, ऐसा नहीं कि 10 वर्ष रहे, इतना कि उसमें ऐसा लगे कि हाँ ये पति पत्नी है और पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है पति पत्नी की। अगर थोड़े समय के लिए है तो उनको फिर लिव इन रिलेशनशिप में हम पति पत्नी की उपाधि नहीं दे सकते, कुछ और कहा जा सकता है। जी जी जी। और मतलब हाँ जी जी, बताइए। जी, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन समाज इसको कैसे देखता है वो एक अलग विषय है। जी, तो मैं उसी विषय की बात करना चाहूंगा मंजुला जी। मैं चाहूंगा कि अनवेश जी ने एक अधिवक्ता के नाते अपनी बात रखी। अब ये एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के हमारे जाने माने शायर हैं, और शायर तो कवि तो पूरे समाज को बहुत गहराई से नाप जोक करता है। तो एक जो अनवेश शर्मा आतिश, तो आतिश जी की इसमें क्या राय है, ये जो चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, अब उस नाते आप क्या सोचते हैं? अब अधिवक्ता को भूल जाइए, एक समाज शास्त्री के नाते बताइए। जी, आप मुझे मुख्य धारा में ला रहे हैं चर्चा की। तो मैं इसमें ये बता दूं कि ये भारत में बहुत कम स्वीकार्य है। विदेशों में तो इसकी स्वीकृति बहुत है, लेकिन भारत में अभी भी आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे जोड़े बहुत कम मिलेंगे जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होंगे। ज्यादातर लोग वही हैं जो सामाजिक रीत से या सिविल मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके
रह रहे होंगे वही लोग आपको दिखाई देंगे। ऐसे जोड़े इक्का दुक्का, वो भी मैं समझता हूँ कि मेरी विसिनिटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक भी जोड़ा दूर दूर तक 2-4 किलोमीटर तक नहीं है ऐसा। तो इंडिया में इसकी स्वीकारता बहुत कम है, विदेशों में बहुत ज़्यादा है। रही आप मेरे व्यक्तिगत बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक तरह से पलायन है अपने कर्तव्यों से। इसको मैं पलायन ही कहूँगा कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है, उसको बड़ा सोच समझकर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। उसमें ये एक तरह की कतरमौत है कि अपने जिम्मेदारियों से पलायन कर जाओ, और हम, हो सकता है कि ये आज के समाज की, आज के काम के तरीकों की, आज की जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, बच्चे इतने लिप्त रहते हैं अपने कार्यों में कि उनको समय नहीं है। हो सकता है ऐसी कोई मजबूरी उनके सामने आ रही हो, हमको ऐसा लगता है कि ये पलायन के सिवा कुछ नहीं है। नहीं तो शादी तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी होती है। अब ये पहले देखना कि भाई हमारी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, ये कोई हमारे जो हिंदू समाज है कम से कम उसमें, मुस्लिम्स में तो और बहुत सारी तरह की मैरिजेज हैं कि जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक तरह से ये संविदा ही है मुसलमानों में तो जो शादी है, लेकिन हिंदुओं में इस शादी को, शादी संस्था को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। उसमें ये लिव इन रिलेशनशिप फिट नहीं होती है मेरी नज़र में। बाकी जैसी समय की ज़रूरतें होती हैं, समाज वैसे बदलने लगता है, और जो नित नया है वही जीवन है। परिवर्तन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हो सकता है आगे चल के इसकी स्वीकार्यता बढ़े, इस पे अलग से कोई कानून भी बने, लेकिन अभी इसकी स्वीकार्यता नहीं है, और कम से कम हमारी जो पीढ़ी है उसमें स्वीकार्यता बहुत कम है, वेरी लिटिल। बाकी आगे जैसी पीढ़ी चाहेगी वैसे होगा। हम लोग जब तक हैं तब तक देखेंगे, हमारे बाद में ये काम चलता रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मान्यता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हालाँकि जब इतिहास उलट के देखते हैं तो ग्रीस में और भी पुराने शहरों में, जहाँ पुराने प्राचीन सभ्यताओं में लिव इन रिश्ते मिलते हैं। बहुत समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन भारत में अभी सामाजिक मान्यता मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। श्रुति जी चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक मान्यता अभी मिली नहीं है श्रुति जी, बिल्कुल नहीं मिली है। और आप वाराणसी से हैं, हम सब दिल्ली से हैं, और आपने कहा निमेश जी ने कि हमारे शहर में इक्का-दुक्का, लेकिन देश में कई दिखाई पड़ते हैं। केवल अपने शहर से इसका मतलब हमें नहीं है। हमने चर्चा ही इसलिए रखी कि देश में ये चीज़ें चल रही हैं, रुझान है बच्चों का, और समाज परिवर्तनशील है। इसी परिवर्तनशीलता के मद्देनज़र आज इसको बच्चों ने एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। सर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, सामाजिक और पारिवारिक दायित्व से वो मुक्त होना चाहते हैं। तो सामाजिक और पारिवारिक वैवाहिक नियम भी लागू उनके ऊपर नहीं होते हैं, इसीलिए उनको इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा या चाहिए। जी श्रुति जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? किस हद तक क्या है? आइए, स्वागत है आपका। हाँ, देखिए, मेरी समझ में बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है कि आज का युवा वर्ग जरूर हमारे घर के आसपास या हमारा जो सामाजिक दायरा है वहाँ ऐसी चीज नहीं दिख रही है, लिव इन रिलेशनशिप वाली घटनाएं। लेकिन समाज इसको बड़ी तेजी से स्वीकार कर रहा है, युवा वर्ग। हम लोग जिस परिवेश में पल बढ़ के आज जिस भी स्थिति में हैं, तो अभी हम बीच में फंसे हुए हैं। हम चाह करके भी हमारे ऊपर बहुत सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी प्रति जवाबदेही भी है। और हम सब लोग अगर अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं तो उसकी भी एक जवाबदेही होती है। तो हम अपने लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने जो हमारे घर के बच्चे हैं वो जरूर, वाराणसी एक छोटा शहर कहा जाता है बनस्पत दिल्ली और मुंबई के।
अगर हम युवाओं से बात करते हैं तो जो भी युवा आर्थिक रूप से सक्षम है वो लड़का और लड़की बहुत स्वागत करते हैं इस चीज का। वो अलग बात है कि अभी माता पिता के दबाव की वजह से, जवाबदेही की वजह से वो उस रिलेशनशिप में जा नहीं रहे हैं, लेकिन सबकी इच्छा, सबकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चाहत है, वो इच्छा है कि वो चाहते हैं कि वो देख सुन करके, रह करके और खूब समझ करके तब शादी जैसे बंधन में जाए। और जब ये चर्चा चल रही थी तो उसी समय हम सोच रहे थे कि एक तरीके से जो आज के समय में लव मैरिज का चलन बहुत बढ़ा है और हम लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ये दृष्टिकोण वहां तक जा रहा था कि एक तरीके से 50-50 तो ये है ही लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे युवा अवस्था में जा रहे हैं काम करने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और आज वो समय है कि 30-35 की समय में हम शादी के बारे में सोच रहे हैं अपने बच्चों के, और तब तक कहीं ना कहीं उनके हर सुख दुख का कोई ना कोई साथी जो अपोजिट सेक्स का वो हो रहा है, और वो एक ही साथी है ऐसा जरूरी नहीं है। हम सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक भावनात्मक जो संबल चाहिए, एक जो दोस्ती चाहिए, एक जो अपनी अपनी चीजों को शेयर करने के लिए जो दोस्ती चाहिए, और एक रिश्ता नाता चाहिए, एक खुशी चाहिए, अपने सुख दुख को बांटने के लिए एक कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग चाहिए जो जिनसे वो सब कुछ बड़े आजादी के साथ कर पाए। तो कहीं ना कहीं 50-50 ये चीज तो हो ही रही है जब एक दोस्ती में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम किसी के प्यार के बंधन में जब जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो सारी चीजें वो शेयर करते हैं। हम नहीं कह सकते कि वो शारीरिक संबंध भी बनाते होंगे या नहीं बनाते होंगे, कोई करेगा भी तो बताने नहीं आएगा अपने अभिभावकों को, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रहा है। और हर तरीके के वो सफल असफल दोनों तरह की घटनाएं हैं, चाहे हम माता पिता शादी के बंधन में डाल के एक सामाजिक मान्यता, कानूनी मान्यता के साथ साथ सामाजिक मान्यता दे रहे हैं कि अब तुम पति पत्नी हो और एक साथ रहना है, और सारी चीजों को हम लोग पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन जहाँ पे बच्चे खुद अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, अपना मित्र चुन रहे हैं, फिर उसको जीवन साथी बनाने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी बहुत आज के समय में युवाओं की जरूरत कहिए, चाहत कहिए, सुकून कहिए, आपने शुरू में काफी सारी उसकी खूबियां गिनाई जो लग रहा है कि उस वजह से बच्चे उस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग कितना भी इस चीज से भागें, अपने इर्द गिर्द ये दुहाई देते रहें, मगर आने वाले समय में तो ये बहुत आम चीजें होंगी, क्योंकि युवाओं से बात करने में लग रहा है और बहुत सारे युवा इसकी जरूरत को समझ रहे हैं। और रही बात हिंसा की, या जो हम लोग दुहाई देते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जाने के बाद रिस्क है, वो रिस्क हर तरह के रिलेशनशिप में है। वो केवल शादी में पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं, या प्रेमी प्रेमिका का रिलेशनशिप नहीं, या लिविंग रिलेशनशिप में एक दो अपोजिट सेक्स के या अलग अलग तरीके के सेक्स के लोग साथ में रह रहे हैं और उसमें हिंसा जैसी, यौन शोषण जैसी घटनाएं हो रही हैं, बल्कि जो परंपरागत तौर पे जो रिश्ते थे वो केवल पति पत्नी के नहीं, लेकिन परिवार में बहुतेरे जो संबंध हैं, उन संबंधों में भी हिंसा की घटनाएं। और हिंसा अगर हम बोल रहे हैं तो केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक जो हिंसा की घटनाएं भी घट रही हैं, क्योंकि लोग बड़े तेजी से सब कुछ समेटना और बटोरना चाहते हैं। मूल्यों का ह्रास तो हुआ ही है। जो हम एक परिवार के साथ रहते थे और पूरे परिवार के प्रति हमारी जवाबदेही होती थी, एक दूर दूर जो के रिश्तेदार नातेदार थे उनके प्रति भी हमारी जवाबदेही होती थी। अब वो जवाबदेही नहीं है, किसी को किसी के पास किसी के बारे में देखने और सुनने का समय भी नहीं है, और हम उनके लिए कुछ वरी भी नहीं करते
कि उनसे क्या मतलब है हमारी जिंदगी से, जब वो हमारी बहुत सारी चीजों में खड़े नहीं होता। इस तरीके बहुत फास्ट सोच रहे हैं और बहुत अलग लॉजिक्स रख रहे हैं अपने जीवन को समेटने के लिए, अपने इर्द गिर्द समेट रहे हैं। तो वो चीजें हमको लग रहा है कि हर जगह पे है, और हम जवाबदेही से बचना चाहते हैं, वो भी चीज है। तो अभी के लिए इतना, आगे चर्चा होगी तो जरूर अपनी बात रखते हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा श्रुति जी आपके लिए, कि आपके मन में कुछ एक ऐसी भ्रांति जरूर है कि लिव इन रिलेशनशिप दोस्ती नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में ये आवश्यक है कि वो दो मेजर पर्सन्स, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष है, मेजर हैं, यानी 18 वर्ष की उम्र से ऊपर हैं, और इस नियत से साथ रहते हैं कि वो पति पत्नी की तरह रहेंगे, यानी कि शारीरिक संबंध भी स्थापित होगा। ऐसा नहीं है कि तो वो करते हैं या वो नहीं करते हैं, ये सोच है, ये जरूरी है लिव इन रिलेशनशिप में आने के लिए कि वो रहेंगे पति पत्नी की तरह ही, वो दोस्त या कोई और रिश्ते में नहीं रहेंगे। नहीं ऐसे रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वो इस नियत के साथ रहें कि वो पति पत्नी की तरह रहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में जहां तक अधिकारों के लिए जाने की बात है, तो उसके लिए एक सब्सटेंशियल 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन ये नियत जरूरी है कि वो पति पत्नी की तरह रहेंगे। जी आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमको बिल्कुल क्लियर है। मैं केवल एक उदाहरण दे रही थी कि जब बच्चे, आज बहुत आम हो गया है लव मैरिज, तो मैं केवल एक उदाहरण दे रही थी कि लव मैरिज में हम जो समझ पा रहे हैं वहां शारीरिक संबंध जैसी चीज जो हमको लग रहा है कि वो नहीं होता होगा, क्योंकि अगर बच्चे करेंगे भी तो वो हमें हम अभिभावकों को बताएंगे नहीं। पर वो लिव इन रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध की की बात है ही है, वो उसी नियत से साथ में है। लेकिन लव मैरिज में जहां लव हो रहा है वहां पे शारीरिक संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। 50-50 लव, जो दो अपोजिट सेक्स के लोग जब प्यार कर रहे हैं और सारी चीजों को, केवल शरीर को छोड़ के बाकी सारी चीजों को वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये 50-50 तो हो ही गया। अब बस उसमें बचा है शारीरिक संबंध, वो जो नहीं है। तो ये हमको जो दिखाई दे रहा है कि हम लव मैरिज को बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत उसी तरीके से स्वीकार हो जाएगा। हम भी अभी, मैं खुद अगर मेरा 27 साल का बेटा है, अगर वो ऐसा आके बोले तो मेरे को भी अनकंफर्टेबल लगेगा कि ये क्या है। मुझे लगेगा कि पता नहीं वो कैसा चुनाव करेगा, उसके लिए मैं ही जीवन साथी चुनूं। लेकिन जो समाज की सच्चाई है वो बिल्कुल इसके उलट है, वो मेरे में हिसाब से नहीं चल रहा है। वो अभी जो समाज को लेके चलने वाले जो मुख्य लोग हैं उनके हिसाब से चल रहा है। तो बस यही। जी बिल्कुल ठीक है। सर ने जो कहा कि शारीरिक संबंध, ये बिल्कुल सच है। जब एक साथ रहेंगे, जो हमारे साधारण भाषा में अगर बात करें, खर और आग एक साथ रहेगा तो आग लगेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संवेदनशील समय होता है। ये बहुत ही मोटी बात है। ये समझदार समझते हैं इस बात को कि क्योंकि एक्चुअली वास्तविक रूप से तो जो लिविंग रिश्ते हैं ना, मुझे लगता है कि वैकल्पिक तरीके से जीवन बिताने का एक विकल्प है। मुझको ऐसा लगता है वैकल्पिक तरीके से जीवन बिताने का एक विकल्प है। उन्होंने विकल्प ढूंढ लिया है। अब हम साथ दें ना दें, हमें अच्छा लगे ना लगे हमारी पीढ़ी को, लेकिन अगर हमारे सामने ऐसी घटना आती है तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने भी कहा और आपने भी कहा, स्वीकार करना ही पड़ेगा और स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, जो मेरे मन में बार बार उठता है, सवाल उठते हैं कि इससे पहले मैं नाम ले लूं कि आदरणीय विजय लक्ष्मी सिंह जुड़ी हुई हैं,
अजय जी जुड़े हुए हैं, रेणु जी जुड़ी हुई हैं, रेणु जी उपाध्यक्ष है हमारे पटल की। आपसे निवेदन है रेणु जी कि मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और अजय जी आप लोग कृपया शेयर कर दें पटलों पे और ग्रुपों पे, जो ग्रुप बने हुए साहित्यिक उस पर जो शेयर कर दें तो बेहतर होगा। विजय लक्ष्मी जी लखनऊ इकाई पे शेयर कर दें आप। तो मेरे मन में बार बार जो ये सवाल उठता है कि इतनी संवेदनशीलता होती है जहां पर एक प्रेम के चलते ही तो साथ रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद वो बातें आती हैं कि सामाजिक और इससे दायित्वों से मुक्त होना होने के लिए, वो चीजें तो सेकेंडरी बाद में समझ में आती है। पहले तो वो अट्रैक्शन, आकर्षण और साथ रहते हैं, संवेदनशीलता डेवलप होती है, साथ रहने लगते हैं। लेकिन इतनी संवेदनशीलता के बाद भी एक वो समय क्यों आता है जबकि एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं? ऐसा कौन सा ऐसा क्षण है, उस क्षण को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? जहां आप 2 साल 3 साल 4 साल से रह रहे हैं भाई, एक कुत्ता भी पाल लीजिए तो एक संवेदन ना डेवलप हो जाती है। फिर ये क्या ऐसा हो जाता है? हम लोग एक मीन्स जान देखा तो नहीं, लेकिन हाँ सोच ही तो सकते हैं ना कि आखिर ऐसा कौन सा क्षण आता होगा कि वो इस तरह की हरकत करने पर आ जाते होंगे और इतने क्रूर संवेदना से हटकर इतने क्रूर हो जाते हैं। और ये क्रूरता क्यों आती है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर ये है, लिव इन मान्यता मिली है, नहीं मिली है, हमें समय के साथ समाज परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशीलता के साथ हर पीढ़ी को हमें देखना पड़ेगा और देख भी रहे हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो क्षण, एक इमेजिन करिए कि कौन सा क्षण आता होगा जबकि ऐसी क्रूरता होती है। मैं सर से पहले पूछना चाहूंगी, अनिमेष सर से। जो मेरा मानना है और जो मैं देख पाता हूँ वो ये है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें ये घटनाएं कम होती हैं। जो हमारी सामाजिक संस्था शादी के अंतर्गत शादी ब्याह होते हैं उनमें एक जो बंधन हो जाता है, उसमें अलग रहने का जब रास्ता नहीं दिखता है तब ऐसे कदम उठाते हैं लोग। बहुत उसमें लिव इन में तो ये कुछ है ही नहीं। अगर नहीं बन रहा है मामला साथ रहने का तो अलग अलग हो जाते हैं। वो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है कि एक दूसरे को मारेंगे। ये समस्याएं तो जो हमारे मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसमें, क्योंकि एक बंधन है, आप दूसरी शादी सर नहीं मैं कर टोकूंगी, ऐसी घटनाएं हुई हैं तभी ये प्रश्न लेके हम आए हैं। ऐसा नहीं है, मुझे नॉलेज में भी है, बस नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। नहीं, जरूर होंगी, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरऑल बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो यहाँ पर सामाजिक रीति से हुई शादियों में अगर 100 हैं तो वहाँ 2-4 होंगी, बस ऐसा ही है। और वो हाईलाइट हो जाती हैं क्योंकि वो लिव इन रिलेशन में रह रहे होते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं तो वहाँ तो स्वतंत्रता यही तो है कि आपका जब तक मन है तब तक आप पति पत्नी की तरह रहिए, उसके बाद अलग अलग हो जाइए। बन रही है तो साथ रहिए, नहीं तो अलग अलग हो जाइए। लेकिन जो सामाजिक शादी है उसमें तो ऐसा है नहीं कि नहीं बन रही तो अलग अलग हो जाइए। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, अलग हो जाइए, ये एक विकल्प है, अलग हो जाइए, अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो क्षण तो एक इक्का दुक्का तिक्का में आता ही आता, आया ही है, सुनाई भी पड़ा है, दिखाई भी पड़ा है, और मुझे पता भी है। खैर होगा, क्रूरता आने का कोई क्षण होता होगा जरूर। अलग हो जाना बेहतर है, अलग हो जाना बेहतर है जी। जो रिस्क इस संस्था में है वो उसमें भी है, क्योंकि वो पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं ना। उनमें आपस में कोई ना कोई बात तो बीच में आएगी ही आएगी। लेकिन वहां पर ऐसे निपटारा हो जाता है कि भाई ठीक है, अब हम साथ नहीं रह सकते, आप अलग जाओ, अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। लेकिन कोई दूसरा इश्यू है जो बहुत सारे होते हैं, पर्सनल मैटर्स, उससे अगर कोई बात आती है तो वो आपस में हिंसक हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से धीरे धीरे स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी रही है और बढ़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि युवा वर्ग के तर्क के सामने हम कहीं ना कहीं अपने को चुप पाते हैं, निशब्द पाते हैं, उनके तर्क को हमें मानना पड़ता है। विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं कि बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्वच्छंदता बढ़ने लगी है। ये स्वच्छंदता कहें या स्वतंत्र होने की बहुत चरम सीमा कहिए इसको, स्वच्छंद तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन स्वतंत्रता की चरम सीमा, उत्कृष्ट
उत्कट जिसको कहते हैं, उत्कृष्ट सीमा चाहिए उनको, स्वतंत्र रहने की बहुत ज्यादा उनको जरूरत महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी सारे मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय वाजपेयी सर के पास, कि बहुत सारी बातें इधर हुई हैं और आप क्या विचार रखते हैं। श्रुति जी के पास हम आएंगे फिर दोबारा, आप क्या विचार रखती हैं पर्सनल, व्यक्तिगत, लेकिन अभी मैं फिर से जाती हूँ सर के पास और आप अपने बताएं कि क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे। और हमारे बैठे हुए लोगों में से अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो जरूर एक दूसरे से पूछ सकता है। श्रोतागण से भी निवेदन है कि वो प्लीज अगर कोई प्रश्न है उनके मन में तो यहाँ पर आप इरेज करें और मैं इसको वहां पर तुरंत पूछूंगी। बहुत जरूरी मुद्दा है, समसामयिक मुद्दे हैं, तो इसलिए आदरणीय वाजपेयी सर प्लीज आप आइए और अपनी बात कहिए। जी जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने इस विषय पे चर्चा की। हम लोग अमूमन, भारत के लोग जो है अमूमन ऐसे विषयों से कतराते हैं, बचते हैं। मैं ये कहूंगा कि जैसे कहा जाता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। नहीं, सिर्फ परिवर्तन स्थायी है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं है। तो समाज है तो उसमें बदलाव होते रहे हैं, होते रहने चाहिए, लेकिन बदलाव में एक दिशा होती है कि वो किस तरफ है। सकारात्मक एक विकास होता है और कुछ नकारात्मक भी होते हैं। अब सकारात्मक ये है कि ये जो जिनको हम किन्नर कहने लगे, थर्ड जेंडर, इनके प्रति हमारा रवैया बहुत ही उपेक्षापूर्ण था। और सिवाय इसके कि भीख मांगना या वो इस तरह से आप देखिए चौराहे चौराहे पर करना, लेकिन साहित्यकारों ने संवेदना जगाई और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की रूपरेखा बनी और सरकारें उनको अब मान रही हैं। तो ये तो हुआ सकारात्मक विकास। इसी तरह से अगर दृष्टिबाधित हो जाए कोई बच्चा, आप कल्पना करिए 50 साल पहले, 60 साल पहले तो सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे, एक दो ऑप्शन होते थे, या तो वो भीख मांगेगा या वो चारपाई आरपाई बुन लेगा या कोई संगीत संगीत में चाहे गाना वाना गा लेगा। लेकिन आज वो जो जिनको अब हम दिव्यांग कहने लगे हैं, आज दृष्टिबाधित आईएएस अफसर भी हैं, आज वाइस चांसलर भी हैं, उद्योगपति भी हैं, बहुत बड़ी बड़े जो है वो उपलब्धियां हासिल करी। ये हुआ सकारात्मक विकास। अब इसके समानांतर अगर हम चलें और लिव इन रिलेशनशिप को देखें तो ये जो है एक संबंध जो विकसित हुआ है या उभरा है, वो सिर्फ एक स्वार्थ की वजह से, अन्वेष जी ने बिल्कुल सही कहा, पलायन की वजह से, कि कोई जिम्मेदारी न लेना पड़े और मतलब ठीक है दैहिक जरूरत है वो भी पूरी हो जाए, और जो है तो वो लिव इन रिलेशनशिप बन गई। और खास करके महानगरों में ये मान्यता, आप जैसे कहा कि इसमें कोई कानूनी अधिकार तो नहीं मिले, ना कोई कानूनी मान्यता है इसको। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मानवीय दृष्टिकोण अपना करके एक कानूनी संरक्षण दिया है और जो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रावधान है वो उसमें हो गया। अब उनमें से अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा हो जाता है तो चलो बच्चों का भविष्य प्रोटेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भाई इनका भी अधिकार है, ये जायज बच्चे, जैसे अन्वेष जी ने बताया। ये तो एक बात। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में, मैं तो आपको थोड़ा, आपने मेरे परिचय में बताया था वेनेजुएला की बात की थी, तो वहां से दो उदाहरण देता हूं आपको। मेरी मित्रता जर्मन की कवित्री से हुई और तो उसके 4 साल की बेटी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात बात कर लिया करती। तो जब चर्चा चली, जैसे मैं बताया मित्रता हुई, तो उसने कहा कि एक तो उसने ये कहा कि जब कोई बात आई कि माता पिता, जैसे हमारे यहाँ होता है कि बच्चा संभालना है तो माता पिता आ जाते हैं सामने, नाना नानी दादा दादी। उसने कहा देखिए शादी में माता पिता का क्या लेना देना। उसका जो डायलॉग था कि शादी हमें करनी है अगर करनी है। फिर उसने कहा कि जर्मनी में कोई बेवकूफ शादी करते होंगे, गाँव में होती होगी, कोई पढ़ा लिखा सब आदमी जर्मनी में शादी नहीं करता। ये उसका डायलॉग बोल रहा हूं मैं। और वेनेजुएला में जो हमारे हाई कमिश्नर थे, उनके उनके नीचे जो थे, यानी सेकंड इन कमांड कहिए, वो हमारे नोडल जिसको कहते हैं देखभाल उसके लिए, तो उनके घर में जो मेड थी वेनेजुएला की, वहां की स्थानीय, तो उनकी जो पत्नी थी, हमारे अधिकारी जो, उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम्हारा बेटा तो 1 साल का हो गया है तो अब तो शादी कर लो। तो वो कहते नहीं भाई शादी वादी नहीं करेंगे, वरना फिर छोड़ने में बहुत समस्या खड़ी होती है, बहुत अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जबकि उसका एक बच्चा पहले था, वो दूसरे बॉयफ्रेंड से था। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया के देशों में ये लिव इन रिलेशनशिप इसलिए वहां चल रहा है।
अब हम भारत के अगर लौटे तो भारत में विवाह एक बिल्कुल अलग तरह का मामला है, जहां हम 7 जन्मों की बात करते हैं, जहां कौन सा देश है जहां ये करवा चौथ की पूजा होती है। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो आज भारत में वो कानूनी दायरा दर्जा उनको नहीं मिला है। जैसे मैरिटल रेप की बात है, बहस बहुत होती है, लेकिन उसको वो है कानून प्रस्ताव आए लेकिन वापस हो गए। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो विवाह जैसी संस्था के लिए ये एक कोई नकारात्मक एक परिवर्तन है। और जो आप कह रहे थे, जो आपकी चिंता थी, ये सच बात है कि चूंकि ये जो लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आखिरकार मनुष्य हैं तो उनमें भावनाएं भी हैं। वो रोबोट नहीं है, यंत्र मानव नहीं है। तो जब साथ रहते हैं, जो आप कह रहे थे, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं भावनाओं का दखल होता है। अब 3-4 साल साथ रह लिए, फिर वो कोई लड़की कहती कि वो दूसरी जगह कहीं शादी वो में है या लव मैरिज कहीं मतलब प्रेम में है, या कोई वो जो लड़का या पुरुष कहिए वो कहीं है तो उधर, तो फिर ये विवाद जो क्रूरता की आप कर रहे हैं, फिर ये दरारें पैदा होती हैं। अब आप देखिए 7-5 साल लिव इन में रहे, फिर वो FIR दाखिल होती है कि हमारे बलात्कार हो गया। इस तरह का, इसलिए तमाम सारी चीजें, ये बहुत जटिल मामला है। अब 2 लोग सिर्फ इसलिए कि महानगरों में क्योंकि रहने की बड़ी विकराल समस्याएं हैं, क्योंकि आर्थिक संकट सबके सब इतने नहीं है कि सबको बहुत इतनी मतलब जो है सैलरी मिलती हो, बेरोजगारी की जो हालत देश में वो आप देख रही हैं। विवाह संस्था जो है इतना ज्यादा उसमें अब उसकी बदनामी इस तरह की हो गई है, जो छवि बनी है युवाओं में खास करके। अब अनवेश जी बेहतर बता सकते हैं कि अदालतें हमारी पटी पड़ी हैं मतलब मुकदमों से, और ये विवाह तो जैसे अब एक कारोबार बन गया है। और जो इस तरह खबरें भी आती है कि उसने 10 जगह शादी करके शादी तोड़ी और पता मतलब कहीं से इतने लाख इकट्ठा किए, कहीं से इतने, और उसने कुछ वर्षों में मतलब अनाप शनाप पैसे इकट्ठे कर लिए। तो ये एक कारोबार बन गया है कि पहले शादी कर लो, फिर उसको तोड़ो, और फिर 1 करोड़ मांगो, 50 लाख मांगो। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे उससे ऐसे परिचित है। और जो अभी आप देख रहे हैं विवाह संस्था में कि कैसे मतलब जो मुंह दिखाई की रकम है, उस रकम से उसने हत्यारा बुला लिया और 15 दिन के अंदर मर्डर हो गया। या अभी जो हुआ है, दो जिस तरह से जितनी क्रूर हत्या उस आगरा में हुई है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, यही एक जिज्ञासा होती है कि जिसने हत्या करने की क्षमता है वो मना नहीं कर सकता कि भाई मेरा प्रेम अदर है, तो माँ बाप से विद्रोह कर दे बगावत करके। तो खैर कहानी ये है कि विवाह संस्था में भी इतना ज्यादा अब विकृति वो आ गई है। एक जमाना था जब संयुक्त परिवार थे, परिवारों का दबाव होता था, मान्यताएं थी, जीवन मूल्य थे, उनमें हम रचे बसे होते थे, हमारे दिमाग में राम और सीता के आदर्श होते थे। वो सब चीजें ध्वस्त हो गई, परिवार ध्वस्त हो गए, ज्वाइंट फैमिली तरह तरह की तरह से विलुप्त प्राय जैसा मामला हो गया। अब वो स्वच्छंदता की बात कर रही थी शायद श्रुति जी, तो सच्ची बात है कि अब महानगरों में वो रह रहे हैं और स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता है कि कोई टोके नहीं रोके नहीं। तो एक उन्होंने एक तरीका निकाल लिया और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, पैसा भी बचा, जिम्मेदारी भी नहीं है। और यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि पति पत्नी को आके वो पत्नी गृहस्थी संभाल रही है और पैसा पति अपना सैलरी उनको दे देता है, ऐसा भी नहीं है। दोनों के अपने अपने खर्चे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, और काम जो है और जरूरत जो है दैहिक जरूरत तो पूरी हो रही है। सिर्फ सारा जो दारों में धुरी जो है वो दैहिक जरूरत पे टिकी हुई है। इसलिए अगर मैं तो ये कहता हूं कि समाज के जो समाज शास्त्री हैं, जो समाज के जो ओपिनियन मेकर्स है, दिग्गज लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि ये कोई बहुत सकारात्मक जो है बदलाव नहीं है। और हम लौटे विवाह संस्था में जो विकृतियां आई हैं उनकी तरफ हमारी नजर जाए, और कहीं ना कहीं हम फिर से इस तरह से जो पारिवारिक जीवन मूल्य है उनकी तरफ से लौटे। जो माहौल बना हुआ है, इतनी फूहड़ता, इतनी अश्लीलता कि उसमें आप उस तरह से कि जो हम एक पवित्रता का एक लेकर के चलते थे संबंधों में पवित्रता, तो वो कहीं ना कहीं क्षीण हुई है उस पर। तो बहुत तरह के जो है जटिलताएं जो आ गई हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि अगर सरकारें अगर चाहें, मसलन अगर लड़कियों के लिए वर्किंग वीमेन हॉस्टल अगर जरूरत 1000 की है, तो वहां पता चला कि नहीं, उसकी तुलना में 50 मतलब वर्किंग हॉस्टल की इतनी जरूरत है आजकल, क्योंकि लड़कियां कामकाजी हो गई हैं, कस्बों से निकल के आ रही हैं, छोटे शहरों से आ रही हैं, और वो सब दायरा तो टूट गया। तो कौन कौन बेंगलोर में है, कौन पुणे में है, कौन मुंबई में है, कौन कहाँ कहाँ है, छोटे छोटे जगहों से लोग आए हैं, बिहार से, इससे देश दुनिया के बाहर भी जा रहे हैं।
तो अब अगर वर्किंग वीमेन हॉस्टल हो जाए, अगर उसी तरह से पुरुषों के लिए उस तरह के कामकाजी लोगों के लिए भी हॉस्टल हो जाए, तो बहुत सारी ये समस्या तो यूं ही हल हो जाए कि ये मुख्य जो है लिव इन रिलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगी। आप सर्वे पता नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं जानता, लेकिन मुंबई जो है ना, शायद उस पे सर्वोपरि मुंबई निकलेगा आपका, या फिर उसी तरह के और जो महानगर है वहां होगा। ये कोई कस्बों में कोई संभव नहीं है, क्योंकि कोई मकान नहीं देगा आपको, कोई किराए पे नहीं देगा आपको। तो बड़े महानगरों में है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, कोई किसी को लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के मैं तो इसको एक विचलन ही मानता हूँ। ये कोई बहुत बहुत कोई सकारात्मक या सार्थक बदलाव तो मैं नहीं मानता, और शुद्ध रूप से ये एक स्वार्थ की वजह से उपजा है ये, और इसको मजबूरी कहना चाहे मजबूरी कह लीजिए, एक आर्थिक दबाव के कारण उपजा है। और सबसे बड़ी है कि स्वच्छंदता मिल गई, सहूलियत मिल गई, और किसी तरह का कोई आपके को जवाबदेही नहीं है। तो ये संबंध इस तरह का, तो ये संबंध इसका कोई इसकी जड़ मजबूत नहीं है, इसकी धुरी मजबूत नहीं है। वो तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षण दे दिया, वो एक अलग बात है कि कानूनी संरक्षण दिया एक मानवीय दृष्टि से, वरना इस संबंध इसकी मान्यता ना है ना कोई हमें इसका भविष्य उस तरह से न दे। ठीक है कि केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार बहुत बहुत सैलरी जो मिल रही बहुत सीमित है, और उस तरह से वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। कि आप किराए देख लीजिए, एक आदमी को अकेले दिल्ली की बात करता हूँ 15-20 हजार तो सामान्य सी बात है एक कमरा लेने के लिए। तो फिर ऐसे में फिर वो लिव इन रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा कहीं राहत मिल जाती दोनों मिलके, और उस तरह से भी राहत मिल जाती कि चलो कहीं एक जिसको कहते हैं एक एहसास कि भाई चलो वो एक मित्र पुरुष कोई महिला और का साथ मिला, महिला को पुरुष का साथ मिला, वो एक माइनर लेवल पे तो वो भी है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन कुल मिला के मैं तो इससे मतलब मानता हूं कि ये कोई बहुत समाज में भारत जैसे देश में, यहाँ सबसे बड़ी बात है भारत जैसे देश में, ठीक है पहले नहीं था। आप बहुत थोड़ा पीछे चले जाए तो हमारे यहाँ तो आप देखिए ना, पहले माँ का नाम होता था, पुराने शास्त्रों में जाइए, हमारे आदिवासी जो समाज है हमारे ही देश में, वहां भी इस तरह का कि पहले वो जो है बहुत जगह पर है जो साथ मिलके पहले रहते हैं, तो अगर वो लड़की मतलब गर्भवती हो जाए तब वो विवाह करते हैं, ऐसे भी हैं आदिवासी समाज है। और हमारे शास्त्रों में चले जाएं तो जो ब्रह्मचारी जब वो गृहस्थी बसाने सोचता था तो वो आके कन्या के घर में रहता था 1 महीने या 1.5 महीने जो भी है। तो ये सब हमारे देश में विवाह एक पवित्र संस्था है और समाज की इकाई है, और दुनिया हमारी तरफ देखती है। मैं बहुत बात समाप्त कर रहा हूं। लंदन में एक अरोड़ा जी थे, लुधियाना से गए थे, उनके विवाह को 50 साल हो गए। तो 50 साल पूरे होने पर इंग्लैंड की वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डाक टिकट निकाला उनके 50 वर्ष की शादी पूरे, क्योंकि उनके लिए एक अजूबा थी ये बात। तो इसलिए भारत के हिसाब से, भारत के समाज के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय जीवन मूल्यों के हिसाब से, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसका ये जो है कोई एक तरह से मैं तो इसको विकृति या विचलन ही मानूंगा। इसके प्रति कोई बहुत मेरे विचार कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक तो नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है, जब तक आप एक जिम्मेदारी नहीं ले, जिम्मेदार नागरिक बने समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने तो वो और संबंधों के प्रति अगर आप ईमानदार नहीं तो फिर तो सारी बात क्या है। फिर तो बस उसका एक नाम आपने लिव इन रिलेशनशिप, नाम बहुत खूबसूरत हो गया, नाम रखने से क्या होता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा सर कि इसका कोई जड़ नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल मुझे भी यहीं पे बात टकती है आकर दिमाग में कि कोई इसका फ्यूचर नहीं है एक्चुअली। और आज के युवा से बात करिए तो वो कहते हैं ये पूरी तरह से निजी निर्णय है, 2 व्यक्तियों के बीच का निजी निर्णय है, इसमें परिवार के दखलंदाजी कोई जरूरत नहीं होती है। विवाह भी, लव मैरिज भी, और कोई विवाह किसी तरह का विवाह कर लीजिए तो उनको यही उनका निर्णय होता है कि नहीं ये तो 2 व्यक्तियों के बीच का निजी मत है, इसमें परिवार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने अपने, चूंकि मैं अध्यापक मंजुला जी एक सवाल आ रहा है महेंद्र नाथ तिवारी जी का। जी हाँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ूंगी जी। महेंद्र नाथ तिवारी जी का एक, आप हमारे वाराणसी से हैं और इस पटल के बनारस इकाई के अध्यक्ष भी थे, अभी तो इकाई भंग कर दी गई है। तो आपने प्रश्न किया है लिव इन रिलेशनशिप के टूटने पर कानून मुआवजे की क्या स्थिति है और किस पर जिम्मेदारी है, क्या इसका निपटारा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होता है?
तो प्लीज अनिमेश सर जी आप बताएं। मैं इनका जवाब इस तरह से है कि लिव इन रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप पर हिंदू मैरिज एक्ट तो लागू नहीं होता है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 सेक्शन 125 जो अब 144 हो गया है, उसमें गुजारा भत्ता के लिए, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, इनको पति पत्नी माना जाता है। जब पत्नी माना जाता है, हालांकि अलग से नए 144 में भी इस तरह का जिक्र नहीं आया है कहीं भी लिव इन रिलेशनशिप में जो वाइफ है, लेकिन वाइफ इनको कंसीडर सुप्रीम कोर्ट ने किया है और गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार माना है। तो सीआरपीसी में 125 में इनको गुजारा भत्ता मिलेगा, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट इन पर लागू नहीं। तिवारी जी। तो आदरणीय महेंद्र तिवारी सर को आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो जुड़े हुए लगातार, तो आपको आंसर मिल गया होगा। और भी जो श्रोता जुड़े हैं उनको भी इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि प्रश्न आप लोग पूछेंगे तभी आंसर मिल पाएगा। तो मंजुला जी, मेरी जिज्ञासा है, अनिमेश जी बताएं कि भैया जब लिविंग रिलेशनशिप में दोनों कामकाजी हैं तभी तो मिलके रह रहे हैं, तो फिर ये गुजारा भत्ता, मतलब थोड़ी जिज्ञासा है कि फिर गुजारा भत्ता किस बात का? जी, गुजारा भत्ता इस तरह से तय होता है। इसमें एक बढ़िया बात है वाजपेयी साहब कि इसमें एलिमनी नहीं होती। जो अभी आप कह रहे थे 1 करोड़ उससे ले लिया, 50 लाख उससे ले लिए, 2 करोड़ उससे ले लिए, ये सिस्टम इसमें बिल्कुल कहीं संभव ही नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस ये है कि अब हस्बैंड वाइफ में भाई गुजारा भत्ता तो वाइफ से भी मांग सकता है हस्बैंड, अगर पति पत्नी की तरह वो रह रहे हैं तो बेसिकली वाइफ को गुजारा भत्ता मिलता है। अब वाइफ अगर इस लायक नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके तो पति से गुजारा भत्ता निर्धारित कोड के थ्रू लिव इन रिलेशनशिप मामलों में भी हो जाएगा। ये तो कोर्ट देखेगी कि उनको जरूरत है या नहीं है। जरूरत है तो फिर दे दिया जाएगा, जरूरत नहीं है तो अकॉर्डिंगली बता दिया जाएगा। जी, सोनिया जी अभी घर आई हैं, कह रही है क्षमा सहित, लेकिन क्षमा की बात नहीं सोनिया जी, आपकी व्यस्तता है। और अगर अभी भी जुड़ सकती हैं आप तो आ जाइए, अपनी बात तो कह सकती हैं, काउंसलर हैं आप, ऑलरेडी प्राचार्य हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी जुड़े, आए और अपनी बातों को रखें। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी बात रखने का, क्योंकि हम लोग अध्यापक हैं और हम अध्यापकीय दृष्टिकोण को भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के ही संपर्क में हम रहे हैं। सोनिया जी बच्चों के संपर्क में हैं। तो जैसा कि सर ने कहा अभी कि मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। आप नहीं सर, एक बड़ा तबका समाज का इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखता है। और जैसा कि आपके शब्द हैं कि दैहिक जरूरत पर रिश्ता टिका हुआ है, बिल्कुल मेरा भी यही अवलोकन कह लीजिए या मानना कह लीजिए, अनुमान कह लीजिए, अनुमान है कि ये पूरी तरह से वो रिश्ता उसी पर टिका है, क्योंकि जब दोनों अपने अपने खर्च करते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस आए गए, अपना खर्च किए, अपना आए गए और अपना खर्चा किए और लेना देना नहीं किसी इस, ठीक है, भावनात्मक संबंध हमको लगता है नहीं डेवलप हो पाता है। शायद जो वैवाहिक रिश्तों में डेवलप होता है वहां वो संबंध नहीं डेवलप हो पाता होगा। जी, हर बार अलग अलग लड़कों के साथ रहने पर भी गुजारा भत्ता मिलेगा। सोनिया जी ने प्रश्न किया है, हर बार अलग अलग लड़कों के साथ रहने पर भी गुजारा भत्ता मिलेगा? शादी होना ही बंद हो जाएगी इससे? हाँ अनिमेश सर इसका जवाब दें, सब बातों का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। उसको जो आप वाजपेयी जी ने भी ये सवाल उठाया था, आपने भी उठाया था कि भाई वो सब्सटेंशियल टाइम क्या है, तो यहाँ वो पता चलेगा कि वो सब्सटेंशियल टाइम साथ साथ नहीं रहे और इस नियत से नहीं रहे कि वो एक पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं, वायाश की तरह अगर रह रहे हैं तो उसमें उनको पति पत्नी माना ही नहीं जाएगा, इसको तो सिर्फ अनैतिक कार्य माना जाएगा। अपराध ये भी नहीं है, दो मेजर अगर अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वो कहीं भी अपराध नहीं है, हमारे कानून में वो अपराध नहीं है जब तक कि पैसे का लेन देन नहीं है, यानी कि ये व्यापार नहीं है। अगर देह व्यापार नहीं है तो दो मेजर स्त्री पुरुष आपस में संबंध बना सकते हैं। पर जब ये दिखता है कि तो भाई वो इसलिए कि तो 6 महीने उसके साथ, साल उसके साथ, चाहे स्त्री है या पुरुष, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो
पति पत्नी की श्रेणी में नहीं रखे जा सकेंगे, और वहां फिर वो एक सामाजिक अपराध ही रहेगा, एक कहना चाहिए ये एक नाजायज रिश्ते ही रहेंगे, ये पति पत्नी के रिश्ते नहीं कहलाए जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, और आपसे ज्यादा अच्छा जवाब। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई मैरिड पर्सन, चाहे स्त्री या पुरुष, ऐसा करता है, छुपा कर करता है या बता कर करता है, तो वो पति पत्नी की श्रेणी में वो भी नहीं लाए जाते, और ये तो अपराध ही है, ये बाइगेमी है या एडल्ट्री है, ऐसा कुछ है, दोनों में से कहीं फिट होगा, लेकिन पति पत्नी ने वो नहीं होते, ये परमिटेड नहीं जी। मैरिड परमिटेड नहीं सोनिया जी, सर ने कहा परमिटेड नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, हमने अभी तक श्रुति जी के दृष्टिकोण नहीं सुने, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन जो पर्सनल दृष्टिकोण आपका है, आप तो महिलाओं के साथ काम करती हैं, लड़कियों के लिए काम करती हैं, एक बड़े फलक पे काम करती हैं, और 25 सालों से आपका अपना दृष्टिकोण क्या है, आपको देखने में क्या आता है? जी स्वागत, बोलिए। हमने बहुत रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जरूर ये अभी बड़े शहरों में ये व्यवहार के तौर पे अपनाया जा रहा है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां भी इसकी मानसिक रूप से युवाओं के बीच में बड़ी स्वीकार्यता है और आकर्षित कर रहा है ये चीज उन लोगों को, क्योंकि वो सारी चीजें भी हैं कि एक तो जो व्यवहारिक चीज सर कह रहे थे कि खर्चों के बंटवारे के बारे में, और एक और चीज है कि जब हम बच्चे युवा होते हैं तो एक दो अपोजिट सेक्स के लोगों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है, और एक हमारे समय में एक समय के बाद शादी के बंधन में हम बन जाते थे, और वो आकर्षण वहां पे एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास की तरफ होता था, पर अभी वो आकर्षण कामकाज, शिक्षा दीक्षा और जीवन में आगे बढ़ना है, जो विकास की एक मानक है, वो कुछ अलग स्तर पे हो गया है, और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए बच्चे जल्दी एक शादी भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो उस जरूरत को, उस आकर्षण को पूरा करेंगे। आप समझिए ये बहुत नेचुरल चीज है, जो किशोरावस्था आते आते बहुत सी चीजों के प्रति आकर्षण आता ही आता है। अब किसी को ज्यादा स्त्री और पुरुषों के प्रति आकर्षण आता है, बाकी चीजों के प्रति कम आता है, या बाकी चीजों के साथ साथ भी ये स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण भी होता है, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो अपने जीवन को कैसे आगे देख रहा है, वो किस स्तर पे विकसित होना चाहता है, किन चीजों को साथ, और कौन सी चीज को अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो एक ये बहुत स्वाभाविक चीज है, और वो उस स्तर पे जाकर के कि अब कोई लड़की को एक लड़की दोस्त नहीं चाहिए, उसको पुरुष दोस्त ही उसको चाहिए, कि जो उसके सुख दुख में वो उसको सहायता कर सकता है, या समाधान दे सकता है, या उसको एक संबल दे सकता है। उसी तरह लड़के को कोई लड़का दोस्त नहीं चाहिए, जो मित्र मंडली होती ही है, तो वहां पे उनको वो नहीं लगता, उनको और बड़े वो हम कहेंगे कि बड़े ताव से वो इन चीजों को कहते हैं, और एक दबाव भी है। हम देख रहे हैं कि 12-13 साल के जो बच्चे हैं, जो बदलते समय में जो हम सीख रहे हैं, बच्चे मीडिया के थ्रू अलग अलग, जो अभी सबके हाथ में मोबाइल है, तो वो गति सीखने की, चाहे वो सही सीख रहे हैं चाहे गलत सीख रहे हैं, वो उसकी गति बहुत तेज हो गई है। तो 12, 13, 14 साल, 12 साल के बच्चों का जब तक अपोजिट सेक्स का बच्चा दोस्त नहीं है, तब तक वो मतलब वो लल्लू कहे जा रहे हैं, पप्पू कहे जा रहे हैं, वो बहन जी कही जा रही है लड़की, मतलब अगर आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है, बच्चे ही बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटस और फैशन सिंबल हो गया है कि जब तक कि अपोजिट सेक्स का व्यक्ति अगर आपका दोस्त नहीं है, तो आप नकारा हैं, आप तो जीने के काबिल नहीं है। इस तरीके के मानक और परिस्थिति में बच्चे जी रहे हैं।
तो वो वहां पे वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि आपका दोस्त होना ही होना चाहिए। अब इन चीजों में अब बच्चे हम लोग देख रहे हैं, अगर हम बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं तो एक ब्रेकअप में देख रहे हैं, वो तुरंत किसी न किसी से सब बच्चे बात ही कर रहे हैं और वो बात समझ में आ जाती है। बहुत चीजों का बच्चे खुलासा नहीं करते और हम बहुत ज्यादा हम लोग उनको इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर वो अगर हम बहुत कंट्रोल करते हैं तो वो चीजें छुप छुप के करेंगे। तो वो चीजें समझ में आ रही है कि बात किससे हो रही है, किस तरीके की बात हो रही है। वो बहुत बहुत सरल चीज है। तो लोग और जो हम सीख रहे हैं मीडिया के थ्रू, वो बहुत आसान और मजे लेने की चीज बच्चे सीख रहे हैं। अब परिश्रम की चीज को कोई नहीं, जहां अभी सर बाहर की बात कर रहे थे, जर्मनी जैसे देश की, हम लोगों के भी काफी सारे मित्र रहे हैं जो लंबे समय तक उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन दोस्त एक ही बना है। ये भी नहीं है कि वो बदल बदल के दोस्ती कर रहे हैं, लंबे समय तक उनकी वर्षों वर्षों दसियों वर्षों तक उनका एक ही दोस्त है, जिसके साथ जो भी वो अपनी चीजें शेयर करते होंगे। लेकिन जो यहाँ पे अलग तरह की चीज दिख रही है, वो वहां पे उनका परिश्रम वो नहीं देख रहे हैं। वो हम खाली एक चीज सीख रहे हैं कि अपोजिट सेक्स का उसका मित्र है तो मेरा भी होना चाहिए। ये हमको हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को यही समझ में आ रहा है। पर वहां का युवा, लड़का और लड़की दोनों कितना परिश्रम कर रहे हैं। वो 18 साल के बाद अपने अभिभावकों के ऊपर डिपेंड नहीं है कि उनसे ही अपनी खर्चे के लिए, अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए पैसे ले रहे हैं। ये चीज जो मेहनत की चीज है, जहां जिस जिस चीज में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, युवा वो नहीं सीखना चाह रहा है। बच्चे वो नहीं सीखना चाह रहे हैं। सतही तौर पे जो आनंद लेने वाली चीज है, उन चीजों को ही सीख के और उसको रोल मॉडल के तौर पे स्थापित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मूल्यों का, हम इसको पतन भी नहीं कहेंगे। मुख्य बात है कि जो गहराई, जो हमारे पहले हम जब परिवार में होते थे, तो हमारी शिक्षा का भी इसमें बहुत रोल है। हम लोग जब पढ़े यूपी बोर्ड की चीजों से, हम किसी बोर्ड को अच्छा बुरा हम उसके विशेषज्ञ नहीं है तो बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द जो जिन बच्चों को देख रहे हैं, उनमें वो मूल्य स्थापित करने वाली चीजें ही नहीं पढ़ाई जा रही हैं। केवल एक अलग तरीके की, केवल मतलब किस तरीके के विकास हम देना चाह रहे हैं, वो केवल उन्हीं चीजों की पढ़ाई हो रही है जो हमारे समाज को एक बेहतर समाज बना सकता है, एक मूल्य दे सकता है, एक आदर्श दे सकता है। उस तरह की कोई चीज उनको पढ़ाई नहीं जा रही है। और दूसरी तरफ बहुत आसानी से मीडिया के थ्रू लोगों को नई चीज सीखने मिल रही है, तो आकर्षण तो उधर होगा ही। हर व्यक्ति को, अगर हमको भी बैठे बैठे आसानी से मेरा घर चलाने के लिए पैसा मिले, सब चीजें मिले, तो हम भी काम नहीं करना चाहेंगे। वो विरले लोग होते हैं जो बिना पैसे के भी, या जिनमें पैसे की लालसा नहीं होती, वो आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अब जरूरत नहीं है लेकिन ये अभिरुचि है, तो आप काम कर रहे हैं, आप अपने कामकाज को बढ़ा रहे हैं। पर ऐसे लोगों की संख्या तो हजारों में एक होती है ना। तो अभी मुश्किल ये है। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले क्रुएल्टी की बात हो रही थी, तो उस पे हमको कहना है कि लोग तो इसी समाज से निकल के लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं ना, जहां पे हम अपनी कोई लालसा है, कोई लालच है, जिस लालच के को छुपा करके हम साथ में रह रहे हैं। और जब वो लालच पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वही बात है कि हमने मूल्य भी नहीं सीखे। एक परिपक्व रिलेशनशिप में हम नहीं जा रहे हैं कि भाई अब हम नहीं रह सकते, अलग हो जाओ। लिविंग रिलेशनशिप में वो परिपक्वता होनी चाहिए, पर वो जब चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो हमको एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, खूब बदतमीजी से। हम तो लिव इन रिलेशनशिप वाले बच्चों को के करीब नहीं है, फिर भी देख रहे हैं कि अगर दो बच्चों में प्यार है तो दूसरे अगर वो उसको नहीं पसंद कर रहा है, या अब ठीक है अभी दोस्ती थी, अब दोस्ती वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो माँ बहन की गाली बुले बहुत गंदी तरीके से एक दूसरे को दे रहे हैं। न केवल उनको दे रहे हैं बल्कि उनके माँ बाप को दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हम अपने समाज से ही कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। क्रूरता, जो शादी, जो
वैवाहिक बंधन जो परिवार के द्वारा बसाया जाता है उसमें एक जवाबदेही होती है। पति पत्नी लड़ गए तो उनको अपने अपने अभिभावकों के प्रति भी जवाबदेही होती है, पूरे खानदान, पूरे नातेदार, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, हर एक के प्रति जवाबदेही होती है। पर यहाँ तो कोई जवाबदेही ही नहीं है। हम भी आसानी से कहेंगे कि तुम दोनों ने तय किया था, तुम दोनों जानो, क्योंकि हमें तो वो रिश्ता ही नहीं पसंद था। कोई बीच में पड़ना नहीं चाहता, वो भी इनवाइट नहीं करते कि हाँ आप हमारे रिश्ते को सुलझा दीजिए, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम इनवाइट करेंगे तो हमारी 10 खामियां हमारे बड़े हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि जब शुरू में टोका गया तो हमने ही मना किया बीच में शामिल होने के लिए। तो वो सारे ताने बाने में क्रूरता हमने अपने समाज से सीखा है। तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करके एक दूसरे को खत्म करने की चरम सीमा तक हम पहुंच जा रहे हैं। और अभी हाल के समय में पुरुषों के प्रति हिंसा की घटनाएं बहुत अधिक दिख रही हैं, जो हम लोगों को समाचार अलग अलग जगहों से मिल रहा है। लेकिन इसके पहले लगातार महिलाओं के साथ वो क्रूरता की घटनाएं होती थी, चाहे वो वैवाहिक रिश्तों में, चाहे लिव इन रिलेशन में, ये तो हाल की बात है। वैवाहिक रिश्तों में बहुत क्रूरता की घटनाएं हो रही थी। तो वो जो सीखे, और वो जब लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया तो भी एक दूसरे को छोड़ देना, तिरस्कार कर देना, उनसे जन्मा बच्चा, उसको, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते महिला और बच्चे को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए, सहायता देने के लिए, और वो चूंकि उन्होंने अपने से तय किया साथ में रहने के लिए, तो वो सरकार के ऊपर बोझ ना बने, इन चीजों के लिए कानून ने ये सहूलियत दी कि ठीक है भाई, तुमको कुछ कुछ सुविधाएं मिलेंगी, जो शादी के रिश्ते में जितना मिलता है उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा। पर ये चीजें बहुत गहरी है, जिसको हम लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि किस तरफ हम जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों को दिखाई दे रही है। हमको मूल चीज यही दिख रही है कि हम बहुत आसान और मजे की चीजों को कॉपी कर रहे हैं। हम मेहनत को कॉपी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं कि बच्चे अपने जिन देशों को हम कॉपी कर रहे हैं कि बच्चे वहां लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि वो 10 साल 15 साल उस रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ईमानदारी भी नहीं देखा है। जहां सर बात कर रहे थे कि विवाह के बाद बच्चा है और वो माँ उस बच्चे को पाल रही है, उसको मर्जी होगा तो वो अपने उस पुरुष मित्र की सहायता लेगी, या अमूमन हम लोग देखते हैं कि वो सहायता नहीं लेती, क्योंकि उसका रिलेशनशिप है कि हमको बच्चा पैदा करना है। तो वो उसका ये निर्णय है कि हमको बच्चा पैदा करना है, तो वो अपने बच्चे को आगे पाल पोस के बड़ा करने की क्षमता भी रखती है, और उसी आधार पे वो बच्चा पैदा करती है। यहाँ हम अभी द्वंद में फंसे हुए हैं। हम वो पश्चिम की उस चीज को भी चाहते हैं और अपने देश की आसानी को भी चाहते हैं कि वो हक हमको मिलना चाहिए, वो सुविधा हमको मिलनी चाहिए। बीच में हम अटके हुए हैं। बिल्कुल सही, श्रुति जी ने बिल्कुल सही कहा, हम बीच में अटके हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये इस बर्निंग इशू यानी इतना ज्वलंत मुद्दा है कि ज्वलंत मुद्दे का मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब हम लोग के पास है, क्योंकि एक्चुअली नकल तो पश्चिम देशों का ही है और कॉपी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारे देश का जो मूल्य है उसको कॉपी करने से कतरा रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है और उसी को स्वतंत्रता का तमगा देते हैं। तो पटल पे अभी अनीता प्रसाद जी जुड़ गई हैं, मूलचंद अरोड़ा जुड़े हुए हैं, सुधा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर रखिए, ताकि यहाँ पर कानून के जानकार भी बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और देश विदेश घूमने वाले साहित्यकार भी हैं और बुद्धिजीवी मीडिया कर्मी भी हैं, तो आप रख सकते हैं। हाँ, महेंद्र तिवारी अलंकार जी का एक प्रश्न और आया है कि जब स्वैच्छिक संबंध है, बराबरी पर निर्धारित है, तो गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी अक्सर पुरुषों पर ही आती है। शायद महिला को विक्टिम मान लिया गया है। नियम होने के बावजूद कितने पुरुषों को गुजारा भत्ता मिला? सर, अनिमेश सर, थोड़ा सा सर को जवाब दे दीजिए। हम लोग इसीलिए बैठे ही यहाँ पर कि किसी के कोई क्वेश्चन है तो बता सके।
अलंकार जी, हमारे भारतीय समाज की एक बड़ी विडंबना है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, आज भी पुरुष प्रधान समाज है। और जितने हमारे सामाजिक रिफॉर्मर है, उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म की। ये जो अभी हिंसा की बातें चलती हैं, इनमें भी बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। और कानूनविद भी ये मानकर चलते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। अगर पुरुष प्रधान अदरवाइज भी नहीं है, तो पुरुष का जो अहंकार होता है वो स्त्री के अहंकार से बहुत ज्यादा होता है। अगर उसको जरूरत भी होगी तो वो स्त्री से मांगने में संकोच करता रहा है, संकोच करता है। इसलिए आप इस एक कानून की बात न सोचिए, जितने भी कानून हैं हमारे देश में वो सब महिलाओं के पक्ष में है। जितने भी कानून हैं, ऐसा मानकर चला गया है। हमारे बुजुर्गों का कहना है, आप लोगों में से भी किसी ने किसी के मुंह से सुना होगा, कि वो ये मानकर चलते हैं कि बल और बुद्धि में स्त्री कमजोर होती है। ये तय हो गया है, स्त्रियों ने ये तय कर दिया है कि बुद्धि में वो पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारा जो समाज है, उसकी जो संरचना है, उसमें ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली जो स्त्री होती है वो बल और बुद्धि में पीछे होती है, अर्थात उसको एक थोड़े सहारे की आवश्यकता होती है। ये पुरुष के अहंकार को जगाता है, और ये जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान समाज बन के रह जाता है। और इसमें हमारे कानून ने भी जो हिफाजत की है वो स्त्रियों के अधिकारों की ही की है। वो ये मानकर चलते हैं कि जो क्योंकि बल में वो कमजोर है, इसलिए संभावना इसी की ज्यादा रहती है कि जितनी भी हिंसा हो रही है उसके ऊपर ही हो रही है, होती होगी, या ऐसी मान्यताएं पीछे से पूर्वाग्रह के रूप में आ रही है। समाज बदल रहा है तो ये नियम भी बदलेंगे। ये जो पुरुषों के लिए जो कुछ मिलना होता है स्त्री से, वो भी मिलेगा। लेकिन अभी आज तक की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में ऐसा ही माना जाता है कि भाई जो शोषण होता है, जो दमन होता है, वो स्त्री का होता है। तो सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में ही बनाए गए हैं, एक्सक्लूसिव कानून स्त्रियों के पक्ष में बनाए गए हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसलिए ऐसा सब कुछ होता है। ज्यादातर अभी भी बहुत बड़े बड़े पदों पर स्त्रियां बैठी हैं, लेकिन अभी भी जब आप समग्र रूप में अपने देश को देखेंगे तो स्त्रियां अभी भी पुरुषों के मुंह की तरफ ही देखती हैं। इसलिए कानून स्त्रियों के पक्ष में है। और मेरा भी मानना यह है कि एक्सेप्शंस कैन नॉट रूल ए रूल। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ स्त्रियां कहाँ पर हैं, इंदिरा गांधी हैं या सुनीता विलियम हैं या कोई कुछ और है, लेकिन स्त्री आज भी समाज में उसकी स्थिति कमजोर है। हालांकि वो धीरे धीरे शनय शनय सुदृढ़ हो रही है, लेकिन वो समय आने में अभी देर लगेगी कि जब ये कहा जा सके कि तो नहीं, स्त्री पुरुष बराबर हैं। अभी बराबरी पर भी नहीं माना जा रहा है। तो तिवारी जी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि किस लिए ऐसा हो जाता है। जी, स्त्रियां धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही हैं और इस सुदृढ़ होने के कदमों पर चल पड़ी हैं और काफी तेजी से चल पड़ी हैं, और कुछ उसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। स्त्री होने के बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि स्त्रियों के द्वारा ही बहुत सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। अहंकार तो नहीं होना चाहिए, चाहे पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष है चाहे कोई हो, लेकिन ये सच है कि प्रकृति अलग है और हमको उनकी प्रकृति को भली भांति समझना पड़ेगा। अगर हम समझ लें तो शायद ये जो विडंबनाएं या जो दो के बीच में बहुत सारी दरारें पड़ती हैं वो शायद ना हो, क्योंकि स्त्री अपने अहम को शो करना चाहती है और पुरुष तो ही है। खैर, तो इस प्रकृति को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है, और प्रकृति को समझ लें अगर, तो शायद परिवार और समाज और ज्यादा सुदृढ़ होगा, तो स्त्रियां भी सुदृढ़ हो पाएंगी। मैं ज्यादा खिलाफ में इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सी स्त्रियां चढ़ बैठेंगी।
क्योंकि मैं स्त्री हूं और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ कि हमें समझना पड़ेगा। अभी आज एक हम न्यूज सुन रहे थे, एक स्त्री का कोई ले रहा था इंटरव्यू, न्यूज में नहीं था, सोशल मीडिया पे था। वो साफ साफ कह रही है कि जो भी घटना घटी मेरठ में, बहुत अच्छा किया मारकर, बहुत अच्छा किया मारकर, जिंदगी भर हमको मारते आए हैं, अब तो हम भी ऐसे ही काट के फेंकेंगे। भाई हमारे और आप में बराबरी, हमारे आप में अंतर क्या रह गया? आप क्या बढ़ावा दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? तो ये अपरिपक्वता का दुष्परिणाम है, परिपक्वता की बहुत कमी है। और सर ने कहा कि जो एक बात मेरे मन में है कि एक्चुअली लिव इन, मैम ने कहा था लिव इन रिलेशन में रहने के लिए परिपक्वता की बहुत जरूरत है। जब तक आप परिपक्व नहीं है, देखते हैं कि मैम ने कहा गांव ने छोटे छोटे शहरों से लड़कियां आती है महानगरों में और इस तरह की चीजों को चूज करती हैं, सिलेक्ट करती हैं और परिपक्व नहीं है। मेरी नजर में कई हैं, असल में मेरी नजर, मेरी दृष्टि में कई हैं। मैं संस्थाओं पर में काम करती थी, संस्था के लिए बहुत सारे मेरे 2-3 तो है ही है मेरी नजर में कि वो आई शहर में और पेरेंट्सलेस बच्चे संस्था में पले बढ़े, आए अपना शहर में अच्छा कमाने के लिए अच्छी पोस्ट पर लिव इन में रहने लगे, लेकिन उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। तो हालांकि फांसी उसको सजा हो गई है लड़के को, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो परिपक्वता की सख्त जरूरत है, अपने मूल्यों को समझने की सख्त जरूरत है और कोशिश तो करनी चाहिए कि हम मूल्यों की बखियां ना उधेड़ें। आज के युवा हमारे द्वारा अपनाए गए मूल्यों की बखिया उधेड़ते हैं। उसके बल्कि आप स्वतंत्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि आप स्वतंत्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके परिवर्तन के साथ हम भी परिवर्तित होंगे, हमारी पीढ़ी भी हो जाएगी परिवर्तित, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है जबकि आप इंटरवीन नहीं करने दोगे किसी को, या आपके निर्णय में कोई इंटरवीन नहीं कर पाएगा। आप ऐसा निर्णय लोगे कि उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कौन अपनी जान को सांसत में डाले, जवाब भी मिले और कोई हल भी ना निकले। वो मिलके भी नहीं रहना चाहते आज के बच्चे। दिक्कत यहाँ पर ये है पेरेंट के साथ, जैसे मैम ने कहा कि खामियां सामने आएंगी, खामियां सामने आएंगी, तो इसलिए तो वो नहीं रहना चाहते हैं कि वो आते हैं नौकरी करने और अपने उसमें रहने लगते हैं और फिर बताते तक नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि लव मैरिज में भी हमें नहीं विश्वास है कि शादी से पहले उनके संबंध ना हुए हों। ऐसा बहुत कुछ मिल रहा है। खैर, पर चर्चा बहुत लंबी हो गई, मुझे लगता है कि अब 10 बज रहा है, 8:30। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब सिर्फ एक दो बिंदुओं पर भी विचार किया जाए। जरूर जरूर जरूर। कि जब हम लिव इन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ये भी है कि देखिए लव मैरिज तो कोई बहुत अच्छी बात है, जिनको जीवन भर साथ रहना, अगर एक दूसरे को जाने पहचाने, ये बहुत सुखद है। तो वो जो जाति का दम्भ होता था कि वो ऊंची जात नीची जात, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा और उनको स्वीकृति देनी पड़ेगी। अगर भाई एक उसको, अगर आपकी बेटी किसी के साथ मतलब उसमें उसको लग रहा है कि उसका जीवन सुखी रहेगा, और वाकई है, ऐसा बहुत सारे हैं संबंध। अब मैं तो 2 साल अभी अमेरिका रहा, मतलब 20 में आया। अब देखिए कोई वियतनाम के, किसी भारतीय की वहां पत्नी वियतनाम की है, कोई कहाँ की है, कोई चीन की है, कोई कहाँ की, और बड़ा सुखद जीवन जी रहे। तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण तो यही कहता है कि भैया जात और ये धर्म और इस सबसे परे होकर के, और उनको आप थोड़ा उदार बने, हमारे ये जो तमाम तरह की वर्जनाएं उनको तोड़ा जाए, ये जाति का दम और ऊंच नीच पर फला। क्योंकि विवाह संस्था में जो विकृतियां आई हैं, जो तरह तरह की मुसीबतें खड़ी हुई हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और विवाह संस्था इतनी उसकी छवि जो खराब हुई उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सर। लव मैरिज मेरा एक सीधा सा उसमें मेरी मान्यता है, मैं जो मानती हूँ कि जीवन में इतने लोग हैं संसार में, सबको क्यों नहीं मिलता है प्रेम? तो किसी एक को ही मिलता है और वो प्रेम बहुत उत्कृष्ट होता है। प्रेम को ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ना कि अगर उस प्रेम को आप दरकिनार कर देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो 4 जिंदगियां खराब होंगी। क्योंकि आप जो थोपेंगे, हम जो थोपेंगे, उससे वो पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाएगा।
तो जिंदगी और खराब होगी। मंजुला जी, एक बात बिना उसके हमारे लगता है ये चर्चा पूरी अधूरी रहेगी। जी। 2 उदाहरण हमारे सामने है। देखिए, अमृता प्रीतम और इमरोज, उसमें देह कहीं नहीं थी, सिर्फ कहीं प्रेम था। नहीं। मैं दोनों से परिचित हूँ, दोनों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। अमृता जी से बहुत मुलाकातें हुई और उनके पूरे दोनों के जीवन से परिचित था। वहां देह का कोई लेना देना नहीं, कभी भी। और एक तरफ हम अज्ञेय की तरफ चले, अज्ञेय और इला डालमिया, तो वो भी लिविंग रिलेशनशिप था, लेकिन वहां देखिए बिल्कुल दूसरी तरह का ये रिलेशनशिप थी। तो ये दो चीज, इन दो सर, ये लोगों को वैचारिक रिलेशन है, ये वैचारिक रिलेशन है। इस वैचारिक रिलेशन बहुत ही समाज के लिए दिशा प्रदान करता है। लेकिन जहाँ पे बीच में वो चीजें आ जाती हैं जो कि मूल्यों का हनन होता है, मूल्यों की क्षति होती है, वो खराब करता है सब कुछ। एक्चुअली आपने कहा भी कि मूल्य को लेके चलना चाहिए। तो बिल्कुल लव मैरिज को तो मैं व्यक्तिगत स्तर पे मैं मानती हूँ कि सबको तो प्यार मिलता नहीं संसार में, और जो साथ साथ रह रहे हैं वो भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। शादी कर दिया हमने और एक साथ एक छत के नीचे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, माँ बाप को वो भाग रही, माँ के मायके जा रही। लव मैरिज में कम से कम उस प्रेम की गरिमा बना के रखते हैं। हालांकि अपवाद है, लव मैरिज भी खराब हो रही है, विवाह संस्था जो वैवाहिक संस्था है उसमें भी खराब हो रही हैं चीजें, लिव इन रिलेशन भी खराब हो रही हैं। सहनशीलता की कमी या बहुत सारी चीजें हैं जो कि आधुनिक युग में रिश्तों खराब कर रहे हैं। लेकिन लव मैरिज मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्ति कि मेरे घर में भी लव मैरिज ही हुई है और बहुत सारी लव मैरिज हुई है, अभी भी होने जा रही है, और हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि एक ही बात मानते हैं हम लोग कि सबको नसीब नहीं होता है, पवित्र प्रेम सबको नसीब नहीं होता है। जिसको होता है उसको हमें समाज को स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं ये जरूर अंत में कहूंगी निष्कर्ष के साथ कि सामाजिक मान्यता नहीं है इसको, विवाह को, लेकिन ये वैकल्पिक तरीका जरूर है जीवन जीने का। और लेकिन ये भी सच है, इन सवालों और चुनौतियों के साथ, बवालों के साथ, बवाल भी बहुत होते हैं। कोई भी विवाह सफल है असफल है इसको हम 100% नहीं कह सकते। दोनों पार्टनर्स को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, पवित्रता लानी चाहिए, सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए हर पल। क्योंकि सामाजिक मान्यता नहीं है, और अगर ये रास्ता चुनते हैं तो सामाजिक और कानूनी तरीके से सामना करने के लिए, चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, बात करते करते 2 घंटा बीतने को आ रहा है, 9:56 हो गए, 1.5 घंटा हो गया और बातों में पता भी नहीं चल रहा है कितने बिंदु छूट गए होंगे। बात करें तो लंबी बात हो सकती है, लेकिन अब चूंकि समय काफी हो गया है तो मैं बता दूं एक बार, सुधा शर्मा जी अभी तक जुड़ी हुई हैं, विजयलक्ष्मी जी अभी तक जुड़ी हुई हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं, प्रकाश चंद्र जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक सुन रहे हैं चर्चा को। सबके खाना खाने का समय हो गया है, डिनर का। और आदरणीय वाजपेयी सर, अनिमेश सर और श्रुति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में आपने भाग लिया। और मेरा बहुत दिनों से मन था इस पर चर्चा करवाने का, लेकिन आपने कहा ना कि लोग कम आते हैं, इस पर बात नहीं करते हैं। मुझे इस पर बात करनी थी और बात करके सामने आया कि जरूर समाज इतनी आसानी से इसे सकारात्मक रूप से नहीं लिया जा सकेगा। हाँ, अगर लेते हैं तो उन्हें खुद तैयार रहना पड़ेगा इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर परिचर्चा के लिए। आगे फिर हम मिलेंगे किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, हम फिर मंच पे आएंगे और फिर से इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शिवरात्रि, शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार। नमस्कार।